आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। साथ ही साथ आप सभी लोगों से माफ़ी भी मांगता हूं क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो है आपके क्लास जो है नहीं चल रहे थे। कारण था कि हमारे एरिया में जो है क्या है कि दंगे होने की वजह से यहाँ की जो नेटवर्क है वो बंद हो गया था और वाईफाई कनेक्शन भी जो है हमारे पास नहीं है। ऐसे मैंने वाईफाई के लिए बात किया हुआ है, लेकिन वो आजकल बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो घर पड़ता है वो थोड़ा अंदर वाले इलाके में पड़ जाता है, तो हम जो है ये सारी प्रक्रिया जो भी होती है वो सारे मोबाइल के नेट से ही यूज करते हैं। तो दिक्कत आ गई थी क्योंकि जब नेटवर्क सरकार के आदेश के अनुसार बंद हो गया तो कोई कार्य जो है संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज इस रूम को काफ़ी दिन बाद ओपन कर रहा हूँ, 5 दिन बाद। तो चारों तरफ मच्छर ही मच्छर फैले हुए हैं क्योंकि ये भी रूम बंद था। जो छोटा सा स्टूडियो है ये बंद था पिछले 5 दिनों से। मैंने इसमें पहला बार आज आ रहा हूँ, ये आफ्टर 1 सप्ताह बाद। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले जी। आप सभी लोग गुड इवनिंग जी। आपकी रेगुलर क्लास रहेंगे, टेंशन नहीं ले। सिलेबस मेरे अनुसार कंप्लीट करना है, मैं कंप्लीट करूँगा, टेंशन नहीं ले। साथ ही साथ आप सभी लोगों को आज मैं बता दूं कि आज मैं बस इतना ही पढ़ाने वाला हूं। जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज ये जो है आपका पॉइंट 4 है यूनिट 1 का, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है पेपर अलग कल बात करेंगे। आज जो है सबसे पहले आप सभी लोग तैयार हो जाए, तो ज़रूरी है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बात भी करना है आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि ज़रूरी है आप सभी लोगों के साथ बात करना। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों का है और समय जो है बीतता जा रहा है, लेकिन सिलेबस तो आपका वही है। बुक को लेकर जो है क्या है कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा जी। और मैं यह बताने वाला था कि क्योंकि आप जो है हम आपके जो है गेस्ट पेपर भी जो है रिलीज़ कर देंगे इसी महीने के जो है अंत तक। जो है आपके गेस्ट पेपर भी आ जाएंगे। गेस्ट पेपर मतलब कहने का अर्थ है कि हमारी जो टीम मेंबर है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको आपको एक जगह जो है उस क्वेश्चन का आपको पहले क्वेश्चन बता देंगे। टोटल आपके 30 से 35 क्वेश्चन बताए जाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको इस वर्ष कराए जाएंगे। और मे भी आपको कल या 1 या 2 दिन में जो है कुछ आंसर देखने को मिलेगा। तरीका भी आपको बताया जाएगा आंसर कैसे लिखना है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे क्लास के ऊपर। तो यही सब है जी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरा भी मन जो है नहीं था क्लास लेने का, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो जाता है जब क्लास लेने में तो थोड़ा दिक्कत होती है। ऐसे क्या है कि कंटिन्यू बना रहता है तो रेगुलर मोड में चलता ही रहता है, लेकिन हम भी कुछ पिछले 5 दिन रेस्ट कर लिए और आज हमें भी क्लास लेने का मन नहीं कर रहा है। तो लेकिन हम लेंगे क्लास, क्योंकि टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का दायित्व हमारे ऊपर है जी। तो आप सभी लोगों का ये जो है जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लास में तेज़ी आ जाएगी। ये नेटवर्क इशू होने की वजह से जो है थोड़ा दिक्कत था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है क्योंकि ज़्यादा वर्क होता है और आपके वीडियो जो होता है सारा जो है बोलने वाला वोकेशनल कोर्स और वोकेशनल काम है ये। तो कितना इंसान बोलेगा, कितना इंसान कार्य करेगा, तो थोड़ा सा कभी कभी थकान भी हो जाता है जी। तो अभी हम जो है बात करने वाले थे आपका पेपर F6 के ऊपर, क्योंकि यह जो है आज आपका जो है F6 का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम कुछ बात कर लें इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्लासेस स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले 5 दिनों से नहीं चल रहे हैं। बाकी इसके पहले भी जो है मैंने जो यूनिट आपका कंप्लीट किया है उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लें। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने जो है F1 जो है यूनिट 1 कंप्लीट किया है, जिसका यूनिट 1 मैंने कंप्लीट किया है, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है। और जो बच्चे वीडियो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो आपको मिलेंगे, उसको देखिए। समझ रहे हैं। यूनिट 1 है आपका, F1 का यूनिट हो चुका है। फिर हम F2 का जो है यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। F3 का हम लोग कर चुके हैं। F4 का हम लोग कर चुके हैं। F5 का हम लोग कर चुके हैं। और आज हमारा जो है F6 जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने का मतलब है कि यूनिट 1 कंप्लीट होगा, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी है उसको हम लोग जानेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे कार्य करेंगे। तो ये क्या है कि F6 का जो है यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बता दें कि आपका मैंने F11 जो है यूनिट 1 कंप्लीट किया है और F12 जो है यूनिट 1 कंप्लीट किया है। तो मैंने जो है एक पेपर 2 3 4 5 6 7 8 पेपर का जो है मैंने यूनिट 1 जो है
बेहतर तरीके से जो कंप्लीट किया है। ऐसे अगर कंप्लीट करने के लिए बोलिएगा तो मैं 1 घंटे में 1 यूनिट खत्म कर दूंगा, ऐसे कीजिएगा तो 1 दिन में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है आपको समझाना है, ना कि सिलेबस को भगाकर जल्दी से कंप्लीट कराना है। अगर ऐसा रहता तो मैं इतना आराम से, इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाता नहीं। पहली बात, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर तेजी से पढ़ाइए, तो मैं आपको बता दूं कि अब रिटन फॉर्म में आपको जो है एक वीडियो मिलेगी, यूनिट 1 वाइज ऐसे करके 5 वीडियो में आपके 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका न्यू बुक जो है पब्लिश हो चुका है और आप मेरा जो नोट्स लिए हुए उसको मिलाइएगा, एकदम वही पैटर्न है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा, जो थ्योरी बनेगा, कहीं और से बनेगा ही नहीं, बारीकी से बनाया गया है। नोट्स में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है मैं जानता हूँ, लेकिन उसको सुधार करने के लिए भेज दिया गया है, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगी। और यहाँ तो चल ही रहा है, आप लोग अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर थोड़ा इरेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइपिंग हिंदी होती है तो दिक्कत होती है। तो ये जो है, और आपका जो है पेपर पेंसिल के, जैसे कि एक सर हैं, आलोक सर है, भी जो है आपके क्या है कि सेकेंड ईयर के मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी तरह आपके जो है आपका फर्स्ट ईयर का भी आने वाला है। जो कि मैंने बुक परचेज नहीं किया है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि आपका तो अभी पब्लिश हुआ है, तो मैंने उसे जो है प्रिंट आउट निकलवाने के लिए भेज दिया है PDF को। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो आपका पड़ा हुआ है, जाकर देख ले। जैसे हमारे पास वो नोट्स आ जाती है, फिर मैं उसको एक बार फिर से पढ़ूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपसे ज़्यादा जो है मैं पढ़ता हूँ, तब जाकर जो है यहाँ पर आता हूँ आप सभी लोगों को बताने, क्योंकि आपको बेहतर बताना है ना। मेरा प्रयास क्या है, बेहतर बताना, और जो बताना यहाँ पर आना। समझ रहे हैं? तो समझ सकते हैं, तो वो भी आपके जस्ट आ जाएंगे। अभी हम बाकी क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका F7, F8, F9, F10, जैसे ये 4 पेपर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो क्या है कि आपका सब पेपर का यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो है ये खत्म ही हो जाएगा। कल हम F7 स्टार्ट करेंगे, फिर हम F8 स्टार्ट करेंगे, और F9 और F10। तब क्या होगा कि आपका सब पेपर का जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग यूनिट 2 के ऊपर चलेंगे। बारीकी से पढ़ाने का यही खासियत है। अगर आप रेगुलर हमारे क्लास कर रहे होंगे तो वैसे बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। अगर जो पहली बार कर रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा आ सकती है दिक्कत, क्योंकि यहाँ का सिलेबस जो है आपके 11th 12th 10th का नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मुद्दे वाली बातें हैं, जो कि आपके समाज और बच्चों से रिलेटेड वाली बातें हैं। तो इतना जरूरी है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी हम आप लोगों से बात ही कर रहे हैं, पढ़ाने का आज मेरा मन नहीं था, लेकिन सोचा कि आज बात के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी दे दूं। आपकी क्लास जो है रेगुलर आपके 8-10 के आसपास वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू है और हम लोग क्या है कि नेटवर्क के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क कंप्लीट हो जाएंगे वैसे आपके क्लास और तेजी गति से बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमने डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी जो है कार्य करने के लिए बात किया है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं डिजिटल बोर्ड जो है ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एफर्ड जो होता है वो नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो आप सभी लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, पूरा करवाएंगे, और आपके आंसर क्वेश्चन भी होंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ओके, तो अब हम जो है चलते हैं इस पेपर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम जो है पेपर F6 के यूनिट 1 को जो है आज हम पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कुछ जो है आपके पॉइंट जो है बाकी रह गए थे। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने 2 दिया है, जिसमें जो है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 को जो है बेहतर तरीके से आपको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम जो है इस पेपर के जो है यूनिट 4 के मतलब यूनिट 1 के जो है पॉइंट 4 के ऊपर बात करेंगे। और ये जानने के बाद जो है आज आपका जो है इस पेपर का यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस पेपर का क्या नाम है। तो शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य इस पेपर का नाम है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य जो है, इसके एवज में मैंने बहुत सारी चीजें जो है आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, लेकिन फिर भी हम अभी जो है समावेशी शिक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा जो होता है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है कि सामान्य बालक और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, या जो मध्यम बालक होते हैं, या जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ग्रसित बालक होते हैं, उनको भी एक साथ एक कक्षा कक्ष में बिना किसी भेदभाव किए जो है एक समान तौर पर जो है एक कक्षा कक्ष में सभी को शिक्षा दिया जाता है। उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें जो है सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालिकाएं एक साथ मिलकर एक ही कक्षा कक्ष में बिना किसी भेदभाव के जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि समावेशी शिक्षा जो होता है बच्चों के सृजनात्मकता, कलात्मकता,
साथ ही साथ उनके मानसिक और शारीरिक विकास में और उनके भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विकासों में जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उनमें जो है जो हीन भावना होता है, जो समाज के प्रति जो भावना होता है, वो सारी जो होते हैं नकारात्मक भावना खत्म होते हैं और केवल सकारात्मक भावना रह जाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे समाज में जो बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले आते हैं। अब आप पूछेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जिनको देखने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, सुनने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, मतलब समझने में दिक्कत होता है, वैसे बालक को, या जो बहुत तेज बालक है वो भी बालक जो होते हैं विशेष आवश्यकता के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए? तो ये होता है विशेष आवश्यकता वाले बालक। और सामान्य बालक जो कि परिपूर्ण है, जो कि आराम से वो सीख रहा है, तो वैसे बालक। ऐसे होता है ना कि आपने भी देखा होगा कि अगर आपके कक्षा कक्ष में कोई बच्चा अंधा है तो आप उससे बात नहीं करते होंगे, उससे अलगाव रखते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक शिक्षक के तौर पर जो है सभी बालक आपके लिए समान है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हो या सामान्य आवश्यकता वाले हो। सभी बच्चा को लेकर आपको जो है एक तरीके से चलना है, सभी को एक तरीके से ही एजुकेशन देना है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा अंधा है या चलने में दिक्कत है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो बच्चा तेज है उसी के ऊपर जो है आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? तो वही बात यहाँ पर है। देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी विद्यालय में, कोई भी कक्षा कक्ष में वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बालिका या जो सामान्य बालक होते हैं या बालिका होते हैं, जब दोनों जो है एक ही कक्षा कक्ष में बैठकर सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये बातें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके महत्व, उसके विशेषता मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वहां पर देख ले, क्योंकि आज जो है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है मेरे क्लास लेने का, लेकिन मैं फिर भी आपके इस यूनिट को आज कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक टर्म बाकी रह गया था जिसकी वजह से ये यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 5 दिनों से जो है सारण जिले में नेट बंद होने के कारण जो है काफी दिक्कत आई है, तो इसलिए जो है अब समय वेस्ट नहीं करना है। जो भी समय है जितना भी हो उसमें सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाना है। जी समझ गए मेरी बात को? तो अब जो यहाँ पर समझना है कि समावेशी शिक्षा के आकलन, देखिए यहाँ पर आकलन के प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में जानना है कि जो आकलन के प्रकृति होगा, जो प्रक्रिया होगा, क्या एक समान होगा, क्या अलग अलग होगा। मान ले कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक है और एक अच्छा बालक है, सामान्य बालक है, तो दोनों का अगर आपको आकलन करना है तो कैसे करेंगे? किसी न किसी को छूट देंगे ना। जैसे आपको भी मैं एग्जाम्पल में बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बालक है ना, तो उसको एक डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाले को दे देता है साथ में, और जो जनरल है वो अपना खुद आंसर लिखता है। अगर कोई अंधा है तो उसके साथ कोई व्यक्ति जाएगा, वो बैठकर लिखेगा, तो उसको प्रेफरेंस मिलता है। चाहे आप एग्जाम की बात कर ले, कुछ भी एग्जाम की बात कर ले, तो उनको जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है या 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आपको 2.5 घंटा मिलता है तो उनको 3 घंटा दिया जाएगा, क्योंकि वो विशेष आवश्यकता वाले बालक है, तो उनको जो है सामान्य वर्ग में लाने के लिए थोड़ा सा उनको समय दिया जाता है। जैसे कि आपने एंट्रेंस दिया होगा तो आपको 2 घंटा 30 मिनट मिला होगा, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है, जिनको थोड़ा दिक्कत है, मतलब डिसेबल है या सुनने में देखने में दिक्कत है, तो उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम मिला होगा और मिला भी होगा। आप सभी लोगों में कितने ऐसे बच्चे होंगे? तो ये जो है आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो यही होता है आपका आकलन के प्रकृति और प्रक्रिया, कि हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बालक को भी जो है सामान्य बालक के समान में कैसे लाएंगे, मतलब सामने कैसे लाएंगे। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो उनका भी क्वेश्चन बनेगा, वो भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि आकलन कैसे करेंगे। दोनों का आकलन सेम तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मान ले कि आप ठीक ठाक बच्चे हैं तो आपको 2 प्रश्न पूछे, अगर मान ले कोई डिसेबल बच्चा है, कोई दिक्कत है, उसको पढ़ने में चलने में दिक्कत है, तो क्या उससे भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे? अरे नहीं यार, उससे एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, उससे भी उसका आकलन कर सकते हैं हम लोग। और ये भी नहीं है कि उससे एक भी नहीं पूछे, पूछना आपको है, एक पूछे लेकिन कुछ प्रेफरेंस दे सकते हैं। चाहे उसको पढ़ा रहे हैं जब, तो उसको पढ़ाने के दौरान उसको कम खड़ा करवाएं, उसको बैठे बैठे पढ़ने के लिए बोल दे, ये भी हो सकता है। जो जनरल बच्चे हैं उसे खड़ा करके पढ़वाएं, ये भी हो सकता है। अक्सर बुक हम लोग पढ़ते हैं तो खड़ा होकर पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे डिसेबल है या जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनसे भी पढ़वाएं, लेकिन उनको थोड़ा प्रेफरेंस दे दे ताकि उनको भी सामान्य तौर पर लाया जा सके। यही सब बातें आपको इसमें समझना है। समझ गए? तो हम सबसे पहले आकलन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आकलन टर्म आया है, तो आकलन को टर्म को समझ लेते हैं कि आकलन क्या होता है। जी समझ रहे? तो यहाँ देखिए, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है तथा
या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। आकलन करने का मतलब होता है ना, किसी भी बच्चा का आकलन जो होता है 3 तरह के होते हैं। एक होता है पढ़ाने के दौरान आकलन, एक होता है पढ़ाने के बाद, एक होता है पढ़ाने के दौरान। 3 तरह के होते हैं, समझ गए। असेसमेंट या इवैल्यूएशन भी होता है, इवैल्यूएशन का मूल्यांकन होता है, आकलन होता है असेसमेंट, समझ गए। तो आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा जो है अधिगम मतलब कि लर्निंग कितना सीखा है, को किस स्तर तक सीखा है। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन आपसे राइज कर लूं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ाया बच्चे ने किस स्तर तक सीखा है, या साथ ही साथ किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ है, या आप लोग जो है कितने लेवल तक अधिगम को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये लैंग्वेज बता रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे लैंग्वेज को थोड़ा भास्ट करते जाऊं, थोड़ा ऊपर लेते जाऊं, तो क्या आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये भी ज्ञात होता है। या जो मैं नया तरीका, नया फॉर्मूला, नया आपका तरीका अपना रहा हूं पढ़ाने में, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि मैं आपके पुराने तरीके से ही चलूं, ये भी इसी से पता लगाया जा सकता है। तो समझ गए, आकलन जो होता है बेहद जरूरी होता है, और पढ़ाने के दौरान वाला आकलन काफी जरूरी होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके दौरान कुछ क्वेश्चन पूछ लूं तो ये सबसे बेहतर माना जाता है आकलन का, समझ गए। यहाँ देखिए, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा या बालक अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है, उसी को हम लोग आकलन कहते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन टर्म जानना है वह यह है कि समावेशी शिक्षा में आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया। वही बात है कि क्या दोनों को सेम तरीके से आकलन किया जाना चाहिए, या थोड़ा सा अलग, या थोड़ा सा उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, यही बातें आपको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो टर्म लिखा है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको बात यहाँ पर क्लियर आ जाएगी। देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सामान्य व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में विभिन्न विविधता पाया जाता है तथा दोनों लोगों के सीखने की प्रकृति अलग अलग होती है। तो एक प्रकार के तरीकों से आकलन सही नहीं होगा। तो बच्चों की अवधारणा को, मतलब एक प्रकार की, मतलब जो आकलन होगा वो सही नहीं होगा। तो बच्चों की अवधारणा को देखते हुए आकलन करना चाहिए, क्योंकि इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो सही तरीके से आकलन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है या जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उन दोनों का आकलन जो होता है, जो प्रकृति है या जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों लोगों का सीखने का तरीका जो है अलग अलग है। तो एक तरीके से हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, या एक आकलन से ही हम किसी बालक के जो है पूरे विकास का आकलन नहीं कर सकते हैं। आकलन करने का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कर रहे हैं, उनका संपूर्ण आकलन का जो ब्यौरा होता है वो हम एक आकलन से कभी भी किसी बालक का संपूर्ण आकलन नहीं कर सकते। मान लें कि एक आकलन करते हैं तो उस फील्ड में बच्चा बेहतर नहीं है, लेकिन अन्य फील्ड में वो बेहतर है, तो हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं, समझ गए। वही बातें यहाँ पर है कि समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। सभी के सीखने की जो प्रवृत्ति होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सामान्य व विशेष आवश्यकता के बच्चे में विभिन्न विविधता पाया जाता है। जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जैसे हम लोग ठीक ठाक है तो हमारे अंदर बहुत सारी विविधता है। जो बच्चे डिसेबल हैं उनके अंदर विविधता है, थोड़ा अलग अलग कुछ कुछ देखने को मिलता है। हम बेहतर तरीके से लिख पाते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। हम बेहतर तरीके से चल पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर तो है ना विविधता, तो हम एक तरह से कैसे आकलन कर सकते हैं। कहावत आपने सुना होगा कि एक स्टिक से सबको नहीं हाँकना चाहिए, वही बात है ना। एक आपके पास स्टिक है तो क्या उस स्टिक से सबको आंक लीजिएगा, नहीं, किसी बच्चा को किसी अन्य तरीके से भी आंकना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है कि विविधता पाया जाता है तथा दोनों लोगों की सीखने की प्रवृत्ति जो होती है अलग अलग होता है। जैसे सामान्य बालक जो होते हैं अच्छे से सीख लेते हैं, तीव्र गति से सीख लेते हैं, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं उनको दिक्कत होती है सीखने में, समझ गए। तो एक प्रकार के तरीके से आकलन सही नहीं होगा। बच्चों की आवश्यकता को, बच्चों की अवधारणा को देखते हुए हमें आकलन करना चाहिए, तभी जाकर जो है आकलन का जो उद्देश्य होगा हमें प्राप्त होगा। और आकलन से जो है हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चे ने अधिगम को किस स्तर तक सीखा है, साथ ही साथ बच्चे जो है अधिगम को कहां तक ग्रहण कर पा रहे हैं, यही बात इससे पता चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और 5 दिनों बाद 6 दिन बाद जो है मैं क्लास में आया हूँ तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि रेगुलर रहते हैं तो मज़ा आता है पढ़ाने में।
और आज जो है सर भारी लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए जोश और नए चैप्टर के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का रेगुलर क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं बेहतर प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको तरीके से क्वेश्चन का आंसर, गेस पेपर, सारे पैटर्न सिलेबस तैयार हो रहे हैं, जस्ट वो आपको दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, गाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आप सभी लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। धन्यवाद। ओके।